नमस्ते, मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक रहा, बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का कुलपति रहा। आज फिर से समाचार जरा हटके। पहला समाचार लेते हैं। आजकल चर्चा में या विपक्षी पार्टियों द्वारा या सामान्य फाइनेंस में संबंधित लोग चर्चा करते हैं कि भारत का रुपया बहुत घिस गया। अगर उसकी चर्चा करें तो इस प्रकार से था कि भाई ट्रंप आने से पहले, यानी वो प्रेसिडेंट बनने से पहले करीब 82 रुपीस पर डॉलर ऐसा था। लेकिन ये ट्रंप जी का कार्यकाल जैसे जैसे शुरू हुआ वैसे वैसे ये 87 रुपीस पर डॉलर तक पहुंच गया। यानी रुपया हमारा घिस गया, यानी रुपये का अवमूल्यन हुआ, डिप्रिसिएट हुआ, यानी कि उसकी खरीद शक्ति घट गई। इसलिए कई लोगों का कहना ऐसा है कि इसकी वजह से हमारे यहाँ महंगाई बढ़ेगी। यानी क्या कि हमने कुछ अगर इंपोर्ट किया तो उस इंपोर्ट का पैसा चुकाने के लिए हमें ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। पहले 82 रुपीस पर डॉलर देना पड़ता था, अभी 87 रुपीस पर डॉलर देना पड़ रहा है। यानी कि आने वाला माल हमें महंगा पड़ेगा, इसलिए ये चर्चा चल रही है। लेकिन मैं सोच रहा था कि क्या ये हालत सिर्फ भारत की है? क्या जो अन्य विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्रीज है, उनकी डॉलर के सामने करेंसी कैसी है, क्या स्थिति है? तो पता ये चलता है कि भाई ब्रिटिश पाउंड 9% डिप्रिसिएट हुआ, जापान का येन 8.8% घटा, कनाडा का डॉलर 6.3% घटा, सिंगापुर का डॉलर 6.6% घटा, कनाडा का 6.3% घटा और चीन का युआन वो 5.4% घटा। यानी ये सारे बड़े बड़े देश जो डेवलप्ड कंट्री हम कहते हैं, श्रीमंत देश है, उनकी भी करेंसी नीचे गई, डेप्रिसिएट हुई, उनका भी अवमूल्यन हुआ। अब ये सारे अगर हम देखते हैं तो भारत का कितना अवमूल्यन हुआ? 3.6%। यानी देखिए कि हम ब्रिटिश पाउंड के साथ तुलना करते तो 3 गुना घिसा उनका जो पाउंड है वो। अगर हम इसकी बात करते हैं सिंगापुर, कनाडा, तो वो दुगुना घट गया। यानी भारत के बारे में यह कहना कि भाई अपना रुपया बहुत ही घिस गया है, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। अभी भी मॉडरेट है, यानी यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं, कोई समस्या है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पर्यटन के लिए लोग भी बहुत आते हैं। जैसे महाकुंभ अभी हुआ तो महाकुंभ में विदेशों से कई लोग आए, ऐसे प्रवासी ऐसे कुछ इवेंट की वजह से भी आते हैं, या कुछ साइट सीइंग यानी कुछ हमारी धरोहर देखनी है, या तो फिर कुछ हेल्थ केयर के लिए भी आते हैं, क्योंकि भारत का हेल्थ केयर सस्ता है। आपको आश्चर्य लगेगा, बांग्लादेश के लोग भी हेल्थ केयर के लिए भारत में आते हैं। हॉस्पिटल का खर्चा जो है वो यहाँ कम लगता है, दवाइयों का खर्चा कम लगता है। अब तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इतनी जेनरिक दवा इतनी सस्ती कर दी है कि वो चालू दवाओं से 0.25%, 30% या तो उससे भी ज़्यादा कम हो गया है। यानी हमारे यहाँ सस्ता है, इसलिए लोग कई आते हैं। मैंने बांग्लादेश का जैसे उदाहरण दिया तो 2023 में 21 लाख लोग बांग्लादेश से भारत में आए, वो करीब 22% हो गया। अमेरिका के भी लोग 17 लाख लोग आए 2023 में, उसका भी प्रतिशत 18% रहा। ब्रिटेन के 9 लाख आए, वो 10%। ऑस्ट्रेलिया के 5 लाख आए, उसका 5%। कनाडा के 4 लाख आए, 4% हुआ। जो टोटल मिला के सारे देशों में से भारत में 2023 में आने वालों की संख्या 95 लाख थी। यानी हमारी स्थिति अच्छी है इस वजह से, पर्यटन की वजह से। आगे बढ़ते हैं। भारत का नागरिक यह चिकित्सक है, यानी क्या,
वो हर चीज में कुछ ना कुछ माइनस देखेगा, प्लस देखेगा, उसके बाद में उसे खरीदेगा। तो कई बार तो वो दुकान में जाएगा तो अपने हाथ में लेगा, आंखों से देखेगा, कुछ इधर उधर खरोच कर देखेगा, उसके बाद में उस चीज को खरीदेगा। लेकिन अभी स्थिति क्या हो गई है? ऑनलाइन। हर चीज ऑनलाइन मिलने लग गई है, यानी दुकान में जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर ये चिकित्सक यानी चीज को देखना तो कैसे, हाँ है ऐसा करते हैं, यानी ऑनलाइन आया हुआ माल अगर वो उसकी अपेक्षा के मुताबिक नहीं तो वो उसको वापस भेज देता है। यानी ऑनलाइन माल भी वापस दिया जा सकता है। इसीलिए भारत के करीब 81% को रिटर्न किया जा रहा है। चीन में 66% ऐसे लोग हैं कि ऑनलाइन जो मंगाया उसे वापस भेज देते हैं। जर्मनी के 54% लोग ऐसे हैं कि ऑनलाइन लिया और भेज दिया वापस। ब्रिटेन के 50% लोग ऐसे हैं, उन्होंने वापस भेज दिया। अमेरिका के भी लोग हैं जो कुछ 48% ऑनलाइन का मटेरियल वापस भेज देते हैं। स्पेन का 48%, फ्रांस का 46%, ऐसे। यानी सिर्फ भारत का नहीं लेकिन विश्व आखा अगर हम साथ में ले तो पता चलता है कि करीब करीब 50% लोग ऐसे हैं कि ऑनलाइन जो माल आया वो ठीक नहीं है तो उसे लौटाते हैं और उसका पैसा नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति है। इसलिए ऑनलाइन बेचने वालों को भी एग्रीगेटर यानी जो प्लेटफॉर्म वाले हैं ऑनलाइन वाले, उन्हें भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई इस प्रकार का निम्न कक्षा का माल वो लोगों को न बेचे, नहीं तो वो वापिस आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। गत 5 साल में उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों द्वारा कर्ज लिया जा रहा है और वो गत 5 साल से अगर हम गिने तो 100% बढ़ गया है। हम मालूम है उच्च शिक्षा यानी किसी को पीएचडी करनी है, किसी को पोस्ट ग्रेजुएट करना है, किसी को टेक्निकल करना है, किसी को मेडिसिन में करना है। तो जो भारत में है तो भी पैसा लगता है ज़्यादा, जो माँ बाप के पास नहीं होता है, इसलिए उन्हें वो भी करना पड़ता है लोन लेकर के। सबसे ज़्यादा जो पैसा लगता है वो विदेशों में यूनिवर्सिटी में एडमिट होने के लिए। तो विदेश में जाने के लिए लाखों रुपए माँ बाप को लोन लेकर उनको भेजना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम भारत का देखें तो 2019 से 88,000 करोड़ रुपए का लोन शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए लिया गया। 2020 में 95,000 करोड़ ऑफ रुपीज वेर बोरोड फॉर हायर एजुकेशन। 2081 में 98,000 करोड़ रुपीस का लोन लिया गया। 22 में 1 लाख करोड़ का पैसा लोन के लिए लेना पड़ा। 2023 में 1.11 लाख करोड़ रुपीस और 2024 में शायद 1.66 लाख करोड़ तक का पैसा लिया गया। इसलिए इन 5 सालों में 88% और ये 1.66 यानी एग्जैक्टली 100% बढ़ोतरी इस विषय में आई है कि हायर एजुकेशन को लेने के लिए उन्हें जाना पड़ता है लोन लेने के लिए बैंकों से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। आगे बढ़ते। वर्क इंडिया सर्वे के आधार पर मैं ये बोल रहा हूं, भारत में बेरोजगारी है, लेकिन बेरोजगारी कैसी है वो देखने लायक है। कभी इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन अब उस विषय को मैं टच नहीं करना चाहता हूं। लेकिन फिर भी हर आदमी को नहीं, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो मेरे नज़दीक होना चाहिए, मेरे घर के पास होना चाहिए, मेरे घर से 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, 10 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। इस प्रकार का नज़दीक एरिया में ही वो पसंद करता है अपनी जॉब के लिए, अपनी नौकरी के लिए। तो ये जो सर्वे किया गया उसमें ऐसा ध्यान में आया कि करीब 28% जो लोग हैं वो दूर जाने के लिए तैयार है। अपने शायद जिला हो, अपना राज्य हो या अपना देश हो, तो उससे भी वो बाहर जाने के लिए तैयार है। ऐसे 28%
लोग हैं जो उम्मीदवार है, जो नौकरी करना चाहते हैं ऐसे। लेकिन आश्चर्य देखिए, 72% लोग ऐसे हैं कि जो बाहर जाना नहीं चाहते, यानी नजदीक का ही उन्हें चाहिए। तो अगर ये स्थिति है तो बेरोजगारी तो आएगी, इसमें कोई शंका नहीं। इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनियां भी कुछ हेल्प करती है। 50% ऐसी कंपनियां की जो कहती है भाई आप अगर आप स्थलांतर करोगे, अपने गांव से दूर आओगे, तो हम आपको आपके ठीक ठाक होने के लिए कर्ज भी दे सकते हैं, हेल्प भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 80% लोग ऐसे जिनका ऑनलाइन इंटरव्यू, स्पाइक ऐसा कुछ चलता रहता, फिर भी वो चलाते हैं। ऐसी भी कई कंपनियां हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कई बार ऐसा कहा जाता है कि भाई कौन सा देश रहने के लायक है। रहने के लायक यानी क्या? खाने पीने की चीजें, या हम कहें कि भाई अपना घर किराए पर लेना है तो वो कैसा रहेगा, उस देश में टैक्सेस कम है, तो ये सारे खर्च के जो मामले हैं वो अगर ठीक है तो हम उस देश में, उस जगह पे जाएंगे। इसलिए कॉस्ट ऑफ लिविंग नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने, उसने ये 14 देशों का सर्वे किया। इन सर्वे में महीने में कितना खर्चा किस देश में है, पूरे 14 देश हम नहीं लेंगे, कुछ देश सैंपल के लिए लेते हैं। इसमें ध्यान में आएगा कि हम लोग कहाँ हैं। जैसे अमेरिका का मासिक खर्च जो है वो 2 लाख पर मंथ खर्च करना पड़ता है। सिंगापुर उससे भी ज़्यादा है, 2.5 लाख का। स्विट्जरलैंड 2.42 लाख का खर्चा एक महीने का हो जाता है। कनाडा में 1.71 लाख, यूएई में 1.59 लाख, चीन का कम हो गया लाख से, सिर्फ 57,000 रुपीज़। नेपाल तो सबसे कम है, 33,000 एक महीने का। भारत का अगर हम देखें तो वो है 37,000 का खर्चा करना पड़ता है अगर भारत में रहना है तो। यानी हम सस्ते हैं खर्च करने के बारे में। मासिक खर्च में भारत रहने के लिए कम पैसा लगता है, इसलिए लोग भारत में रहने पसंद करते हैं। बस इसी बात से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आभार।